तो चलो बाकी लोग को आने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। बाकी लोग को आने दो, फिर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। अब क्या बनवाना है?
ये लाइट नहीं है। स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज यील्ड पढ़ा था ना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। आज का टॉपिक है आपका एवरेज एटॉमिक वेट। दो क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, क्या निकालो फिर, पहले वो सॉल्व करते हैं। हो गया था क्वेश्चन? ठीक है, चलो फिर। ठीक है, चलो पहले थ्योरी देखते हैं एवरेज एटॉमिक वेट का, फिर उसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के लिए नेचर में आइसोटोप्स मिलते हैं। अब किसी को याद है आइसोटोप्स क्या होते हैं? बोलो। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अच्छा ये बताओ, ये दोनों एटम जो होंगे वो सेम एलिमेंट का होगा, डिफरेंट एलिमेंट का होगा? सेम एलिमेंट का है। सो नेचर में जितने भी आइसोटोप्स है, जो भी मेजर डोमिनेटिंग स्पीसीज है,
उन सबके मास को हम कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट के मास को रिपोर्ट करने में। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कार्बन के लिए 6C12 मिलता है, ठीक है, और 6C14 मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 6C12 इंडिया में मिलता है और 6C14 जो है वो अमेरिका में मिलता है या दूसरे कंट्री में मिलता है। जहां भी 6C12 मिलेगा वहां पे 6C14 भी मिलेगा। मतलब आप कहीं से भी सैंपल निकाल के लाओ, कहीं से भी आप सैंपल ले लो, एक सर्टेन परसेंटेज होगा नेचर में इनके मिलने का, वो परसेंटेज नेचर हमेशा मेंटेन करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। और समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है कि वो उसका परसेंटेज किसी सैंपल में ज्यादा मिल जाए, लेकिन ओवरऑल पूरे हम अपने एटमॉस्फेयर के लिए, अपने सोर्स के लिए, अपने अर्थ के लिए करें तो हमें एक परसेंटेज एटॉमिक वेट जो है वो सर्टेन एलिमेंट्स का फिक्स होता है। जैसे 6C12 का रेशियो क्या है कि अगर 7000 एलिमेंट C12 का मिलेगा तो एक एटम जो है वहां पे C14 भी मिलेगा, बिकॉज नेचर 6C12 को 6C14 में कन्वर्ट करता है और ये अपने अंदर बॉडी में मास के फॉर्म में बोन्स में ये रेशियो मेंटेन रहता है। और इसी रेशियो के बेसिस पे आप कार्बन डेटिंग करते हैं, जैसे एज ऑफ फॉसिल्स पता करते हैं, पता उससे ये एज ऑफ कोई भी सैंपल पता करते हैं। जैसे डायनासोर का एज कैसे पता चला, तो इसी मेथड से करते हैं। तो आइसोटोप्स का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, यूरेनियम के लिए मिलता है, यूरेनियम 92 235 मिलता है, यूरेनियम 92 238 मिलता है। तो ये जो परसेंटेज है नेचर ने फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो उसी परसेंटेज के बेसिस पे हम क्या निकालते हो, एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हो। तो एवरेज, तो पहले इसका थ्योरी लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर एलिमेंट्स आइसोटोप एग्जिस्ट इन नेचर। फॉर एलिमेंट्स isotope exist in nature and their percentage composition is constant in nature। जिसको आप क्या बोलते हो, परसेंटेज एबंडेंस बोलते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इज कांस्टेंट इन नेचर, दैट इज परसेंटेज एबंडेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। सो while reporting atomic weight of an element, we consider mass and percentage abundance of all isotopes। मास एंड परसेंटेज के बाद क्या? मास एंड परसेंटेज abundance, ये वाला mass and percentage abundance of all isotopes फिर इसको लिख लो, मैं मतलब बताता हूं।
हो गया। अब देखो मतलब क्या है, देखो सबसे कॉमन एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए दो आइसोटोप्स मिलते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। जो 35 है नेचर में 75% मिलता है, और जो 37 है ये 25% मिलता है, चाहे आप कोई भी क्लोरीन का सैंपल ले। तो अगर क्लोरीन का मुझे एटॉमिक वेट बताना है, तो उस एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करने में हम इन चारों डाटा का यूज करेंगे, ये मास नंबर, ये परसेंटेज, ये मास नंबर और ये परसेंटेज। तो वही मैंने लिखा था, व्हाइल रिपोर्टिंग एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट वी कंसीडर मास एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। तो ये कैसे लिखते हैं? सो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू percentage abundance of isotope 1 into mass number of 1 plus percentage abundance of isotope 2 into mass number of 2 divided by 100। अगर यहाँ पे दो से ज्यादा आइसोटोप है तो आप उसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब जितने भी आइसोटोप्स हैं सबके परसेंटेज एबंडेंस और उनके मास नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करो और 100 से डिवाइड करो। तो शॉर्टकट में आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, सिग्मा परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ith फ्रैक्शन, ये एवरेज एटॉमिक वेट होगा, लेकिन इसको हम यूज करते हैं एटॉमिक वेट के फॉर्म में। बोलते इसको हम एवरेज एटॉमिक वेट है, लेकिन इसको यूज करते हैं एटॉमिक वेट के जगह पे भी। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5 होता है। तो वो तो उसका एटॉमिक वेट भी है और ये उसका एवरेज एटॉमिक वेट भी है, इनटू मास नंबर ऑफ ith फ्रैक्शन divided by 100, where I equal to 1 to n, where n is number of isotopes। लेस एटॉमिक मास मोर परसेंटेज, ये जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, एटॉमिक मास और परसेंटेज एबंडेंस का कोई रिलेशन नहीं है। लो मास वाले का भी परसेंटेज हो सकता है ज्यादा, हाई मास वाले का भी परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। लिख लिया? Yes, sir. तो अगर ये फॉर्मूला हम क्लोरीन पे अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे? 35 इंटू 75 परसेंटेज इंटू मास नंबर प्लस
25 into 37 divided by 100. तो ये कितना हो गया? 35 into 75, 2625 plus 25 into 37, 925. तो ये हो गया 3550 by 100. तो ये कितना आता है? 35.5. सर बहुत आसान। ये तो बहुत आसान था। करते हैं क्वेश्चन। ये मिटा दो। अरे आसान और मुश्किल क्या होता है? जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो टफ हो जाता है। सिंपल सा बात। और ये एग्जांपल अपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। वैसे ये टॉपिक है ही आसानी है। चलो आगे बढ़े। आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो आसान भी है और टफ भी है। सर हम लोग को क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लग जाता। एक मिनट रुक जाओ। चलो ये कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। आंसर सर डी 199 AMU। भाई ए छोड़ के तुम लोगों ने सारे ऑप्शन बोल दिए, बी सी डी। तो ए भी बोल दो, हो जाएगा। हाँ लो, ऋतिक ने बोल दिया। चलो क्या आएगा? 200 into 90, 199 into 8 plus 202 into 2 by 100। तो कितना हो गया?
18,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? हाँ ठीक है, 18,000 और 199 इंटू 8 मतलब 1600 में से 8 हटा लो, कितना बच जाएगा? 1592 प्लस 202 इंटू 2 404/100 तो 42609090549819819 कितना आता है? सर वहाँ पे 199 इंटू 8 होगा क्या? 198 ही तो लिखा है। अगर 200 होता तो 1600 हो जाता, तो 8 कम कर दिया उसमें से, तो 199.96 मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 199 करेंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ बहुत सर से वहाँ लोग पे सही है। 199 भी तो है। 0.96 भी तो है। अब जिसके पर वहाँ पे क्लोजेस्ट होगा 199 199 भी है ऑप्शन में, लेकिन जिसके क्लोज होगा उसको चूज करेंगे ना। 199 और 2 किसके ज्यादा क्लोज है? 200 के ज्यादा क्लोज है। अगर 199 पे लगाए तो क्या अगर फिर से बोलो? अगर 199 पे लगाए तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर जैसे मेरे पास x.5 है और मेरा आंसर आया x.7 तो क्या लोगे आप? x+1 लिखोगे। और अगर ये आता है x.3 तो उसको आप x लिखोगे। तो देख लो किस नंबर से ज्यादा आगे है। अगर मेरे पास 11.3 है तो आप उसको आंसर 11 लिखोगे, और 11.7 आएगा तो उसका आंसर क्या लिखोगे? 12 लिखोगे। पीयूष उसके लिए तुम लोगों के पास करा दूंगा ऐसा क्वेश्चन। अब सब लोगों के पास मॉड्यूल है क्या? दिक्कत तो वही है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं उसको करो। अपने का मॉड्यूल का ही है। जिसके पास मॉड्यूल है वो एक्सरसाइज 1 का 10 देख सकता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। एवरेज एटॉमिक मास of a mixture containing मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4 जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 79% of magnesium 24 and remaining 21% magnesium 25 and magnesium 26 age 24.31 percentage mole of magnesium 26 age।
फिर इसमें जो क्वेश्चन कराता हूँ ना वो ऑलमोस्ट JEE वाले क्वेश्चन के जैसा ही होता है। मैं एग्जैक्टली वो नहीं कराता कि वो पूछा हुआ क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ अलग अलग बुक से करा देता हूँ। उसमें क्या होगा, आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। इसलिए मैं मॉड्यूल से नहीं कराता क्योंकि मॉड्यूल क्वेश्चन तो आपके पास है ही। लेकिन मैं मॉड्यूल से आपको टफ क्वेश्चन ही करा देता हूँ ताकि सबका नया क्वेश्चन मिल जाए। चलिए ट्राई कीजिए तो इसको। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 50। क्या होगा? करना क्या है क्वेश्चन में वो बताओ। 79% फिक्स अकाउंट 24। अब जो रेस्ट 21% है उसमें कौन कौन मिलेगा? 25 एंड 26। तो एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला ऐसा मान लेते हैं कि जो Mg25 है ये x% है। तो 26 वाला कितना हो जाएगा? 20 पूछा है ना, रुको 26 वाले को मान लेते हैं ये x% है। 26 into x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 माइनस x%। अगर 79% 24 है तो रेस्ट 21% हुआ, तो उसमें इन दोनों का सम 21 आना चाहिए। तो एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को 21 माइनस x मान लिया। अब इसको फॉर्मूले में अगर बैठाते हैं तो क्या आएगा? 79 इंटू 24 परसेंटेज इंटू मास नंबर प्लस 21 माइनस x इंटू 25, इसका परसेंटेज और इसका मास नंबर। ठीक है, 21 माइनस x परसेंटेज हो गया और 25 मास नंबर हो गया, प्लस x इंटू 26 डिवाइडेड बाई 100। और ये आपको वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 24.31। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो 79 इंटू 24 या तो आपका 1896 प्लस 21 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 525 माइनस 25x प्लस 26x इक्वल टू 2431। तो x इक्वल टू 2431 माइनस 1896 माइनस 525, x इक्वल टू कितना आता है? 10। तो x मैंने किसका परसेंटेज माना था? 26 वाले का माना था। तो पूछा था परसेंटेज ऑफ 26 ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कनिष्क सही है, मेरा सही था। सौम्या का भी सही है, अभिषेक का भी सही है, शशांक का भी सही है, श्रेया का भी सही है। चलो बहुत से लोग लगभग सबको सही है। गुड अभिषेक, गुड। ये हो गया सबका?
अब देखो, अभी मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड में अगर आपके पास इक्वेशन नहीं भी हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में। तो इन द एब्सेंस ऑफ, टॉपिक का नाम है पीओएससी, बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब देखो कब यूज होगा, when we do not have proper balanced equation, and it is based on principle of conservation of atom। मतलब ये मान के चलता है कि अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो जितना भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने पहले ही बोला है, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितना एटम के साथ आपने स्टार्ट किया था उतना ही एटम आपको लास्ट में मिलना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है N2 प्लस H2 NH3। अब ये बताओ NH3 में नाइट्रोजन कहां से आएगा? बोलो, NH3 में नाइट्रोजन कहां से आएगा? N2 से आएगा। अब देखो पूरे रिएक्शन में नाइट्रोजन एटम या तो N2 के पास है या NH3 के पास है। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो जितना नाइट्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही नाइट्रोजन का एटम प्रोडक्ट साइड में भी आ जाएगा। क्लियर है? सो इफ वी अप्लाई पीओएसी, इसमें हमेशा जब भी आप पीओसी अप्लाई करोगे आपको ये माइंड में बैठाना पड़ेगा या किसी को दिखला रहे हो तो लिखना पड़ेगा कि कौन से एटम के लिए। तो अगर हम पीओसी नाइट्रोजन एटम के लिए हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम in reactant equal to number of nitrogen atom in product। जितना रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एटम होगा उतना ही नाइट्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। अब इस लॉजिक पे अगर आप काम करते हो तो ये बताओ N2 में एक मॉलिक्यूल में कितना है नाइट्रोजन एटम? 2 है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम लिखना तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, या यहाँ पे आप ऐसा बोलो नंबर ऑफ नाइट्रोजन की जगह पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोल भी कर सकते हो आप। number of nitrogen mole in reactant equal to number of nitrogen mole in product। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। बताओ तो ये क्या बता रहा है? टाइप करके बताओ, अगर आप लोग का आवाज नहीं आ पा रहा तो टाइप करके बताओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसका मोल हो गया? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का मोल हुआ ना। बच्चा लोग सुनाई दे रहा है?
ओके, अब ये बताओ इधर कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम? NH3 में कितना नाइट्रोजन एटम है? एक। क्या लिखेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। तो अब नाइट्रोजन का इन दोनों में से किसी एक का भी अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो दूसरा वाला कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये बताओ अगर मैं POAC फॉर हाइड्रोजन एटम लिखता तो क्या लिखता मैं? पहले POAC लिखना सीखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा नहीं होता है कि आप POAC से सॉल्व करो या मोल रेशियो से सॉल्व करो, वो आपके ऊपर है, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे कर लो। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन नहीं है तो आप मोल रेशियो यूज नहीं कर सकते हो। आपके पास इक्वेशन है तो आप मोल रेशियो भी यूज कर सकते हो, POAC भी यूज कर सकते हो। तो बताओ हाइड्रोजन के लिए लिखना है, क्या लिखें? कितना एटम हाइड्रोजन का है यहाँ पे? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू, वेरी गुड गणेश, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इक्वल टू, अब बताओ NH3 साइड में क्या लिखेंगे? वन इंटू नहीं, एन वन नहीं, कितना एटम है वो देखो, 3। 3। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3, मतलब नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ एटम पर मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है, चाहे वो 2 नंबर का प्रोडक्ट, चाहे वो 2 नंबर का ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा एग्जांपल बताता हूं। हाँ, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तभी तो लिख रहे हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस होगा तो आप मोल रेशियो भी यूज कर सकते हो। तो जब आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तभी हम POC की तरफ जाते हैं। मैंने पहले ही लिखा था, इट इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट हैव प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। हर बार प्रोसेस में, हर बार क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया गया, यदि आपके पास सिंपल इक्वेशन है तो आप बैलेंस कर लोगे। अब जहां पे कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा बस ये लिखा होगा कि इसको हीट करने से ये मिलता है, बाकी और क्या यूज किया या बाकी और क्या प्रोडक्ट है, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर तो आप इक्वेशन लिख ही नहीं पाओगे। आप बैलेंस कर लोगे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करके आप मोल रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। बट हर बार आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होता है, या हर बार आपके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता कि आप इक्वेशन लिख पाओ। चलो नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पे POAC कार्बन एटम के लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बताओ? कहां कहां पे कार्बन है? कहां कहां पे कार्बन है? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख दो जरा जल्दी से। अरे भाई ऋतिक, NH3 खत्म हो गया, वो इक्वेशन गया, अब नहीं है नाइट्रोजन कहीं। बिल्कुल सही। तो रिएक्टेंट साइड में केवल यहाँ पे कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में केवल यहाँ पे कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ C3H8 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? 2 इंटू नंबर, नहीं, 1 है। 1 इंटू, बिल्कुल से 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो सर यहाँ 2 प्रोडक्ट है।
दो प्रोडक्ट है तो कार्बन तो एक ही जगह है ना। अच्छा, तो अभी जिस एटम का लेके चलेंगे बस बस उसी उसी एटम, एटम को देखना है, मतलब चाहे जिस, वो किसी चाहे प्रोडक्ट में हो या चाहे वो एक ही प्रोडक्ट में चाहे 10 में। चलो मैं यहाँ पे O2 के लिए बताता हूँ, या चलो पहले हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं, फिर ऑक्सीजन पे आएंगे। पीओएससी फॉर हाइड्रोजन एटम, बोलो क्या लिखेंगे हम? 8 into n 8 into C3H, number of mole of C3H8 हाँ इक्वल टू 2 2 into into, number of mole of H2O। हाँ अब अगर यहाँ पे कोई बोलता है नहीं मुझे ऑक्सीजन के लिए लिखना है, अब देखो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो रिएक्टेंट साइड एक तरफ लिखो, प्रोडक्ट एक साइड लिखो। बिल्कुल सही कनिष्क, बहुत अच्छा। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इक्वल टू, आगे बोलो क्या लिखेंगे पहले? 3 नहीं नहीं एक साथ मत लिखना, अलग अलग लिख के ऐड करके लिखना है। यहाँ पे क्या अलग लिखेंगे? 2 CO2 का अलग into, लिखो, वाटर का अलग लिखो, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। समझ में आया? यस सर। जस्ट को नोट डाउन करो। चलो POSC फॉर कार्बन एटम लिखो। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग अलग होता है। एक इसमें ग्लूकोज है और एक इसमें फ्रक्टोज है। सर हो गया। बोलो क्या लिखेंगे? 12 into number of 12 इंटू mole नंबर ऑफ मोल ऑफ C12 C12 H22, 22 O11, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रक्टोज। सबका हो गया ये? सर इसको क्या बोलते हैं? C12H22 ये O11 दिन भर खाते हो घर में, क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? घर में ऐसा कौन कौन सा सामान है जो डेली खाते हो? शुगर शुगर शुगर। ये आपका है सुक्रोज, जिसको आप केन शुगर बोलते हो, या नॉर्मल शुगर भी बोलते हो आप, फॉर्मूला भूल गए। कोई दिक्कत नहीं। और जब उसको खाते हैं तो अपने बॉडी में क्या बनता है? ये ग्लूकोज। चलो अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे POSC ऑक्सीजन के लिए लिखना तो क्या लिखेंगे?
11 into 11 into number of mole of sucrose। अब यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, तो जितनी बार जितनी जगह पे एटम आएगा उतनी बार ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 11 into number of mole of sucrose plus 1 into number of mole of water equal to 6 into number of mole of glucose plus 6 into number of mole of fructose। इलेवन प्लस वन, हाँ सही है, रिएक्टेंट साइड सही है, प्रोडक्ट साइड में हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अरे भी तो इसका थ्योरी हुआ है, क्वेश्चन पे आओ, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। तो इक्वेशन लिखना सीख गए। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ तो मैंने बोला है कि पीओएसी लिखो, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि कौन से एटम के लिए लिखना है, वो क्वेश्चन पढ़ के खुद ही समझना पड़ता है कि कौन से एटम के लिए लिखना है। अगर सही एटम नहीं पकड़ोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन हिडन होता है कि कौन सा एटम आपका कंजर्व होगा, या आपको ये गेस लगाना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मिटा दूं ये? यस सर। बस एक मिनट रुक जाए। चलो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे और कौन से एटम के लिए आप कंजर्व करोगे। मुझे पीओएससी से ही आंसर चाहिए, बाकी से आंसर नहीं चाहिए। बोलो कौन से एटम के लिए पीओएससी अप्लाई करोगे, क्या इक्वेशन लिखोगे। समझ में आया किसी को क्वेश्चन क्या करना है? बच्चा लोग फोर 460 क्या इक्वेशन लिखे वो बताओ, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। कौन सा एटम कंजर्व होगा और वो ही क्यों होगा। क्वेश्चन में लिखा गया कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 गैस मिलता है,
अब बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट आप कंजर्व करोगे? प्रशांत बोलो, किसको मान के क्वेश्चन सॉल्व किया? कार्बन को, ऑक्सीजन को, किसको? कार्बन को, बिल्कुल सही। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मुझे बाकी मेथड से चाहिए ही नहीं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आप दूसरे मेथड से भी कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नहीं कर पाओगे, फिर अटक जाओगे। बताओ इसमें कौन सा? सौम्या कार्बन, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कार्बन से ही क्यों? देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इतना तो आपके माइंड में है कि कोई भी कार्बोनेट से CO2 तभी मिलता है जब वो हीट करते हैं, और जब CO2 बनता है तो साथ में एक ऑक्साइड भी बनता है, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो जाएगा ही। मतलब आप ऑक्सीजन को कंजर्व करोगे तो ऑक्सीजन कंजर्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन गोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम यहाँ लिखा नहीं है तो कैल्शियम नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा, तो बचा कौन? कार्बन। तो अगर पीओएसी हम कार्बन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए बोला था क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद गेस करना पड़ता है कौन सा एटम कंजर्व होगा। तो अगर पीओएसी कार्बन के लिए कंजर्व करते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? इक्वेशन 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 10 मोल। अब वेट पूछा है, तो वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 10 इंटू, अब CO2 का मोलर मास होता है 44, तो आंसर क्या आ जाएगा? 440 ग्राम है। बाकी लोग को समझ में आया? गणेश, पीयूष, ऋतिक, शशांक, तो ये हो गया सबका। प्रशांत इसी से कोशिश करो, इस मेथड से आपके पास एक एक दूसरा मेथड हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इवन बैलेंस इक्वेशन भी होगा। तो चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इस इक्वेशन को कोई इक्वेशन सॉल्व करके बताओ तो क्या बनेगा? इक्वेशन आपके पास है नहीं, आप इक्वेशन से इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब कौन सा रिएक्शन पता नहीं, अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो इक्वेशन ही आपके पास नहीं है। इतना पता है कि यहां से स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट आपने यहां से किया है और इससे ये बनाया है। ट्राई करो, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। पीओएससी से ट्राई करो, सोचो कौन सा एटम के लिए आप कंजर्व करोगे। चलो मैं ब्रैकेट लिख देता हूं। अब ठीक है।
वैसे इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट ज्यादा दिया हुआ था, कम नहीं था। इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। चलो मैं बनाता हूं, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। तो क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड दिस 1.16 ग्राम। 1.16 ग्राम, है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब इसे मैं चेक कर लेता हूं। तो क्वेश्चन में क्या है, K2CO3 को इसमें कन्वर्ट किया गया। तो पूछा है कितना मास इसका बनेगा। अब इस कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में। मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 698 एंड मोलर मास ऑफ K2CO3 इज 138। अच्छा, किसके लिए इसमें करेंगे पीओसी अप्लाई? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल कार्बन कन्वर्ट इनटू दिस कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वो सारा का सारा वहां पे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो कंजर्व हो रहा है, तो पीओएसी हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? फॉर कार्बन एटम। बच्चा लोग समझ में आ रहा है मैं क्यों लिख रहा हूं कार्बन के लिए? हाँ सर। बिकॉज कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स में। तो कार्बन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ K2CO3 इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे? बोलो, एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है? सर यहाँ पे 6। 6 नहीं, 12। हाँ 6 वो यहाँ बाहर। पे, 2 यहाँ पे, इसे भी मल्टीप्लाई होगा 6 12। 12। तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ, मैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो 1 इंटू K2CO3 का दिया हुआ है 1.76 डिवाइडेड बाई 138 इक्वल टू 12 इंटू वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास दैट इज 698। तो ये आपका 2 होने से ये हो जाएगा 0.02। सो वेट इक्वल टू 698 in 0.02 divided by 12। सो को हटा देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 टाइम और ये हो जाएगा 115, 151, 15 से करेंगे, 1500 150 से करेंगे तो नहीं, 100 से करेंगे, 115, 116, 116.3, 6.98। 1.163 का। क्या आएगा अप्रोक्स? ये आ रहा था ना तुम्हारा आंसर? हमारा सही था सर 1.16। 1.16 ही होगा। इसका तो और बढ़ा है। क्या? इसमें नहीं ना बढ़ेगा वो नहीं, इसमें नहीं बढ़ेगा। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ होने का मतलब रूल है ना, 0.5 से जब तक हाँ ज्यादा नहीं होता। बच्चा लोग, बाकी लोगों को समझ में आया? प्रशांत, प्रशांत कहाँ भाग गया? पीयूष, ऋतिक, शशांक, कनिष्क, सबने लिख लिया? ठीक है। चलो ये देखो,
सर इसको सॉल्व करें कि सॉल्व करो। एक अरे जान दो, पीओसी से कोई भी क्वेश्चन है एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। अगर इसको आप बैलेंस करके जाओगे सॉल्व करने बहुत समय लगेगा। बस ये आइडेंटिफाई करो कौन से एलिमेंट के लिए पीओसी अप्लाई करोगे, बस वो सोचो जरा। उसके लिए 2 मिनट ले लो, लेकिन वो एक बार सोच लिए तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो कौन सा ऐसा एटम लगता है जिसके लिए कंजर्व हो सकता है? अब देखो किसका वेट पूछा है, सोचने का तरीका आपको बता देता हूं। किसके लिए वेट पूछा है? तो H2SO4 के लिए पूछा है। तो H2SO4 के हर एक एलिमेंट के लिए सोचो। ऑक्सीजन सर आप ऑक्सीजन के लिए सोच सकते हो? नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन और भी बहुत जगह बन के निकल गया। यहाँ पे वो Fe2O3 बन के निकल गया। यहाँ तो SO2 ही यूज हुआ ना फर्दर, यहाँ भी तो ऑक्सीजन निकल गया। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे प्रोडक्ट में बन के निकल रहा है तो उसके लिए मत सोचो, नहीं तो वो आपका नंबर ऑफ मोल कम कर सर देगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं, किससे शुरू करना है हमें? Fe2 से। Fe2 में हाइड्रोजन है? बोलो। हमेशा स्टार्ट और इनिशियल के लिए सोचो। बिल्कुल सही ऋतिक, सल्फर से। अब बचा ही कौन है? ऑक्सीजन मैंने ना कर दिया, हाइड्रोजन मैंने ना कर दिया, अब सल्फर ही बचा है। तो स्टार्टिंग में कौन था? Fe था, सल्फर था, और फाइनल कौन था? H था, ऑक्सीजन था, सल्फर था। तो कॉमन कौन हुआ? सल्फर। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे ऋतिक? कनिष्क क्या लिखेंगे इक्वेशन बताओ? बोलो भाई क्या लिखेंगे इक्वेशन? अरे देखो ना, किससे निकालना है? Fe2 से निकालना है। और किसके लिए लिखना है? H2SO4 के लिए लिखना है। और मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि सल्फर के लिए आपको पीओसी यूज करना है। तो Fe2 और H2SO4 में सल्फर के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 इंटू इसमें हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ FeSO2। बिल्कुल सही। सही है सर? हाँ सही है। यहाँ पे लिखना है तो 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2 इक्वल टू, आगे बोलो। अगर मैं डायरेक्टली बोलता कि Fe2 और H2SO4 में सल्फर के लिए, तो आप लोग सही सही लिख रहे थे। अभी अभी कितना तो आइटम 1 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 बस सर। अब डाटा पुट कर दो यहाँ पे। बट याद रखना ये 240 kg है, सल्फर 32 होता है और Fe 56 होता है। सो 2 इंटू 240 इंटू 1000 में ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। Fe2 कितना हो गया? 56 प्लस 36 इंटू 272, 128 इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस, कितना हो गया? 98। सॉल्व करो, वेट कितना होगा? मैंने क्या बोला? बस जो मेहनत है इक्वेशन लिखने में मेहनत है, जो सोचना है इक्वेशन लिखने में सोचना है, उसके बाद बिल्कुल आसान है। आप चाहते तो इसको बैलेंसिंग से भी सॉल्व कर सकते थे।
आंसर बोलना बच्चा लोग। सर आंसर दूसरा ही कुछ आ जाए। दूसरा कुछ मतलब क्या है? केजी में आएगा, केजी में लिखना। केजी में दिया तो केजी में ही आएगा ना, जिससे ज्यादा डाटा दिख रहा हो। हाँ तो क्या होगा, 367.5 केजी हो जाएगा। 36,750 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर है, कुछ भी हो सकता है। 367,500। तो केजी में दिया था तो केजी में लिख देते हैं, थोड़ा छोटा दिख जाएगा और क्या। बड़ा आंसर आ जाता है। डर लगने लगता है, गलत हो गया ना। बड़ा डाटा दिया था तो डर नहीं लगा। सबका हो गया? समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आसान है या टफ है? सो इजी। सो इजी। बस जो मुश्किल है इक्वेशन लिखने में है, उसके बाद बिल्कुल आसान है। और आईआईटी में पहले जो क्वेश्चन आता था ना, अभी नहीं, जिस टाइम पे हम लोग के समय सब्जेक्टिव पेपर होता था, मतलब लिखने वाला पेपर होता था, ये एमसीक्यू नहीं होता था। तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, मतलब आपने एक भी क्वेश्चन कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक पार्ट मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, सीट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, बट आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता था, आधा भी सॉल्व कर लो तो 5-6 नंबर में कट ऑफ क्लियर हो जाता था। तो उस टाइम पे पीओएसी बहुत जोर लगा के लोग पढ़ते थे, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपका मोल रेशियो काफी है। ये हो गया सबका? सर आप एग्जाम दिए? हाँ भाई दिए हैं। तब दो एग्जाम होता था, पीटी और मेंस होता था। पीटी में ऑब्जेक्टिव होता था, मेंस में सब्जेक्टिव होता था। मेरा पीटी निकला, मेंस में नहीं हुआ क्योंकि मुझे फिजिक्स आता ही नहीं था। फिजिक्स में कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता था। सर दोबारा ट्राई करना चाहिए। अरे फिजिक्स मुझे समझ में ही नहीं आता। मैंने ड्रॉप लिया है, मैंने 2 बार ड्रॉप लिया है। आगे बढ़े। देखो हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आपका एक सब्जेक्ट अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपका तीनों सब्जेक्ट एवरेज होना बहुत जरूरी है। और कभी भी आपको लगता है ना कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये मतलब डेंजर साइन है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट बराबर आने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा प्यार नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा नफरत नहीं, सब बराबर होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन, बस प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बनाओ कि क्या क्या से क्या मिल रहा है, बस इतना सोच लो। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। सर वो गिवन में क्या दिया है, उसमें कन्वर्ट करना है कि उसी में?
गिवन ये एटीएम आर है, लीटर मोल के सब लगाए। अरे ये यूनिट है आर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद है कुछ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था? तो इतना यूनिट। हाँ तो इसमें इतना ही होता ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यूनिट डायमेंशन हो गया ना फिजिक्स में। तो पीवी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एनटी आएगा। तो 4 टर्म है तो 4 यूनिट में भी तो आएगा। पी हो गया एटीएम हो गया प्रेशर का, लीटर हो गया वॉल्यूम का, मोल हो गया एन का, और केल्विन हो गया यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा दिया है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होगा। चलो क्वेश्चन लिख लिया, मैं समझाता हूँ करना है क्या। वो देखो लिखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द 103 ग्राम मिक्सचर कंटेनिंग CaCO3 एंड Na2CO3। तो आपके पास CaCO3 है, आपके पास Na2CO3 है, दोनों का मास 103 ग्राम है। तो बताओ तो वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अननोन के टर्म्स में? बताओ, ये तो हमने लीनियर इक्वेशंस वाले में क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स में। मुझे एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट करना है, क्या लिखूं मैं बताओ? 103 ग्राम टोटल वेट है, तो एक को W ग्राम मान लेते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 103 माइनस W ग्राम हो जाएगा। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नो सर, समझ में नहीं आया। अरे भाई दो ही चीज आपके पास है और दोनों का सम जो है वो 103 ग्राम है, तो वेट उन्हीं का मिलाने पे तो मिलेगा ना 103। ऐसा भी हो सकता है एक 100 ग्राम होगा तो एक 3 ग्राम होगा। तो मैंने एक को मान लिया W ग्राम है। कभी भी मिक्सचर देना और दो तुरंत उसके मास को ना अननोन के टर्म्स में डिवाइड कर दो, x मान लो और गिवन मास माइनस x मान लो। अगर ये 100 होता तो ये W है तो ये 100 माइनस W होता, अगर ये W है तो फिर ये 100 माइनस W होता। समझ में आया? तो जब भी मिक्सचर देगा दो का मास को अननोन के टर्म्स में आप सेपरेट कर लो, बिकॉज अगर वेट के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल हम लिख सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस प्लस 103 माइनस W डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल एक ही वेरिएबल के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? एक मिक्सचर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई ऐसा कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है, तुम प्राइस कैसे डिवाइड करोगे? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? बोलो। दो का मास मिला के, दो का प्राइस मिला के अगर 1000 है तो एक को हम क्या मान सकते हैं? एक्स मानते हो, तो दूसरे को क्या मान सकते हो? 1000 माइनस एक्स मान सकते हो। आपके पास दो सामान है, दो सामान का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है। मान लो आपके पास दो बुक है, दो बुक का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है। तो एक बुक का प्राइस को मैं एक्स मानूंगा तो दूसरे बुक के प्राइस को 1000 माइनस एक्स ही तो होना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे CaCO3 और Na2CO3 है, दोनों का मास जो है वो 103 ग्राम है। तो मैंने एक को W माना तो दूसरा 103 माइनस। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा पहले वो बताओ। सर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वही नहीं। मैं क्वेश्चन समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मास आपको कभी भी मिक्सचर का गिवन हो तो उसको हम वेट कैसे सर डिस्ट्रीब्यूट। उतना तो समझ रहे हैं। हाँ तो आगे चलो, आगे मैं क्वेश्चन समझाया ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। अब इन दोनों को हीट करने पे क्या मिलता है? 20, मतलब यहाँ पे CO2 गैस मिलता है और इस गैस का वॉल्यूम दिया गया 24 लीटर, प्रेशर दिया गया है क्या 1 atm और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो बताओ तो यहाँ से n सॉल्व हो सकता है? r का वैल्यू दिया हुआ है, n इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से?
पीवी बाई आरटी लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट हो जाएगा ना इस कंडीशन से। CO2 गैस के लिए वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, CO2 गैस मिला। अब ये बताओ इन तीनों के बीच में कॉमन क्या है? कार्बन। कार्बन। आप ऑक्सीजन की बात नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? बिकॉज ऑक्सीजन और भी ऑक्साइड बन के बाहर चला गया होगा। तो अब यहाँ पे आप POC अप्लाई करो, PSC फॉर कार्बन एटम। बोलो क्या इक्वेशन लिखोगे? 1 into number 1 of into number of mole of calcium carbonate हाँ plus plus 1 into number of mole of Na2CO3 is equal to 1 1 into into number of mole of CO2। तो इसको आपने क्या माना है, वेट W माना है, तो 1 into W डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into, अब इसका वेट कितना है 103 माइनस W डिवाइडेड बाई 106 इक्वल टू 1 into, अब इसका मोल तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रेशर दिया है 1, वॉल्यूम दिया है 24, आर का वैल्यू दिया 0.08 और टी दिया हुआ है 300। कितना हो गया, 1 ही आया। 1 मोल, 1 into 1, यहां से W सॉल्व हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। अब W सॉल्व हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 103 ग्राम। अब ये बताओ अगर W सॉल्व हो गया तो मास परसेंटेज, परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे? अगर मान लो W का मास, W जो है वो 40 आ गया, तो कैसे लिखोगे? एक में 40 लिखेंगे और नहीं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे फिर से मैं बुक वाले एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास दो बुक है, दो बुक का प्राइस जो है वो 1000 रुपीज है, उसमें से एक बुक का प्राइस जो है वो 400 है, तो उस वाले बुक का प्राइस में परसेंटेज कितना हुआ, कैसे लिखेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के 100 वैल्यू को, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के वैल्यू को टोटल से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो जैसे वहां पे एक बुक का प्राइस 400 है, टोटल प्राइस 1000 है, तो 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये तो लिखोगे। पीयूष सही, बिल्कुल सही, 40% होगा। तो वैसे ही यहाँ पे W हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और टोटल मास कितना हो गया 103 इंटू 100, ये आपका आंसर होगा। तो पहले आप W सॉल्व करो। अभी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन में 3-4 सर W की वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने सॉल्व नहीं किया, तुम लोग सॉल्व करो। छोटा सा ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा।
कितना आया किसी का वेट? अरे टोटल वेट ही 103 है तो उसमें 189 189 कहाँ से आएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 53, तो ये हो जाएगा 53 माइनस, और इसका हो जाएगा 50 बाई 100 इंटू 53। ये हो जाएगा 3/106। W/100 इंटू 53। वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 103 तो 50 डिवाइडेड बाई 103 इंटू 100, 48.54। देखो तो ऑप्शन था क्या ऐसा? तुम लोग का बैटरी इतना कमजोर क्यों है भाई? सर सबका नहीं कमजोर। कितना ऑप्शन है कहीं भाई? ये रहा 48.5 आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी? लोग घर ही देख के पढ़ाई करता है। समझ में आया कुछ? या बाउंसर वाउंसर हो गया? अबे कहाँ भागे जा रहा है ऋतिक? लगता है सब चले गए। अबे सब तो यही है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक क्वेश्चन पूछना था, बता देंगे? बोलो। इस पे नहीं, व्हाट्सएप। सर मेरा डाउट था, आप बताए नहीं। क्या कहाँ पे भेजा बेटा? व्हाट्सएप पे भेजे थे सर, इसी पे भेजे, फोटो बता दीजिए। भेजो। अच्छा सर। अरे सुबह से मैंने अच्छे से व्हाट्सएप
अगर कभी मैं व्हाट्सएप पे डाउट का मैंने आंसर नहीं भेजा है ना, तो प्लीज दोबारा उस पे एक बार मुझे रिमाइंडर देना। कभी कभी क्या होता है, मैं देख कर छोड़ देता हूँ कि बातें बताऊंगा, मैं भूल जाता हूँ। नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो, अभी मेरा क्लास है, ठीक है, मैं क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है, अगर पहले से भेजे हो तो एक बार ओके मुझे सर। उसमें मुझे एक रिमाइंडर मैसेज, बस उसमें डाउट लिख के भेज देना एक बार, मैं बता दूंगा। अभी क्लास है मेरा 10 मिनट बाद, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, बाय बाय। बाय सर।